गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री सेक्शन में का चैप्टर 8 अंग्रेजी राज में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी राज में शिक्षा यानी जब अंग्रेज हमारे देश आया उस दौरान यहाँ पर एक बिजनेस के पर्पज से वो आया था और धीरे धीरे यहाँ पर वो अपना शासन स्थापित करने लगा। और यह शासन स्थापित करते करते वह उन लोगों का जो अंग्रेजी भाषा है वो यहाँ अपना धीरे धीरे फैलाने लगा। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड के बारे में यानी उसी से संबंधित आज हम लोग अंग्रेजी राज में शिक्षा यानी अंग्रेज किस तरह हमारे देश में शासन व्यवस्था किया और अपना शिक्षा प्रणाली को किस तरह से आगे बढ़ाया उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, देखो उनमें से देखें हम लोग। जैसे याद रखने जो कुछ नए शब्द हैं, भाषाविद। भाषाविद उसको कहते हैं जो बहुत सारे भाषाओं के बारे में ज्ञान रखता हो, उसे हम लोग भाषाविद कहते हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान के बारे में जो गहरी अध्ययन करता है, ठीक है, उसको वैज्ञानिक कहते हैं। उसी तरह जो भाषाओं के बारे में यानी बहुत सारा भाषाओं के बारे में जानने सीखने तथा उसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना भाषाविद कहलाता है। उसके बाद देखो प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है बड़े प्रांत को प्रेसिडेंसी अथवा महाप्रांत कहा जाता था। ठीक है, बड़े प्रांत मतलब एक तरह का हम लोग जैसे हम लोग झारखंड राज्य को एक प्रांत के तौर पे देखते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार का हम लोगों का इंडिया में जो अभी जितने भी राज्य हैं इन सभी को जिस तरह से एक राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय एक बड़ा बड़ा क्षेत्र को प्रांत के नाम से जाना जाता था। जैसे कलकत्ता एक प्रांत था, दिल्ली एक प्रांत था, मुंबई एक प्रांत था। उस समय के लिए उस समय का प्रेसिडेंसी या प्रांत कहा जाता था, महाप्रांत। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन में 3 प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बम्बई जो आज का मुंबई है, और मद्रास जो वो आज का चेन्नई है। ठीक है, तो पहले मद्रास हम लोग जानते थे वो चेन्नई का पुराना नाम है, उसी तरह से मुंबई का पुराना नाम बम्बई है, दिल्ली और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो विशेषकर ये मतलब प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, और प्राच्यवादी। प्राच्यवादी का अर्थ होता है कि जो पुराना विचारधारा, ठीक है, इस विचारधारा के समर्थक इस बात के पक्ष में थे कि समस्त शिक्षा का माध्यम यानी प्राच्यवादी में जो होता है हम लोगों का पुरानी विचारधारा यानी जो हम लोग जानते हैं उस समय का जो प्राच्यवादी लोग थे, तो वो क्या समस्त शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार करने का और ये जो माध्यम था वो हिंदी संस्कृत में होनी चाहिए। वो लोग वो चाहता था, न कि अंग्रेजी में हो, जबकि अंग्रेजी शासन में वो लोग अपना सारा शिक्षा व्यवस्था को क्या अंग्रेजी माध्यम से देना चाहता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक चरण में, ठीक है, जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आया तो वो एक बिजनेस के तौर पे आया था। ठीक है, और धीरे धीरे वो बिजनेस करने लगा, मतलब और आने के बाद वो हो बिजनेस करने के तौर पे आया और यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये स्थापना किया। ठीक है, अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक चरण में, ठीक है, शुरुआती जो शासन व्यवस्था वो लोग स्टार्ट किया उस दौरान क्या कि शासन के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राथमिकताएं थी। क्या थी? उस कंपनी का मेन प्राथमिकता था विजय। ठीक है, उसके माध्यम से कंपनी यहाँ खोलना, उसके माध्यम से विभिन्न सामानों का उत्पादन करना और वो उस कंपनी में रोजगार देने के माध्यम से वो भारतीय लोगों पर शासन करना। तो उसका क्या प्राथमिक था? विजय, यानी एक छोटे छोटे प्रांत को दूसरे प्रांत के साथ मिलाना। ठीक है, और अपना शासन स्थापित करना, साम्राज्य प्रसार यानी विजय प्राप्त करके वो अपने जितने भी हम लोगों का जो हमारे देश के रजवाड़े मराठे लोग जितने भी तरह के शासन व्यवस्था चलाने वाले राजा महाराजा लोग थे उन लोगों पर आक्रमण करके उससे हरा के उसके राज्य को अपने ये में मिलाना। ठीक है, साम्राज्य प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण और अपने आप को मजबूतीकरण करना था। ठीक है, इसीलिए उन्हें भारत की शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया। और ये अपने शिक्षा प्रणाली, क्योंकि सबसे पहले उसका मुख्य उद्देश्य था विजय हासिल करना, यहाँ के छोटे छोटे जितने भी राजा लोग थे महाराजा लोग थे, और अपना समाज मतलब अपना जो शासन व्यवस्था को बढ़ाना ईस्ट इंडिया कंपनी का ये
मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली पे डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, वो इनडायरेक्टली तौर पे वो विजय हासिल करके अपने मेजोरिटी बढ़ा के वो उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ठीक है, वास्तव में कंपनी ने शिक्षा की पूर्णतः उपेक्षा ही की। ठीक है, और उस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था उसको शिक्षा को, यानी जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था था उसको उपेक्षा करना, यानी हीन दृष्टि से देखना, यानी शिक्षा की ओर विशेष रूप से बिल्कुल ध्यान न देना। ठीक है, परंतु प्रादेशिक विजय तथा भारतीय राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि उनका एक सांस्कृतिक लक्ष्य देसी लोगों को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों एवं जीवन मूल्यों को परिवर्तित करना भी है। ठीक है, तो बाद में उन्हें पता चला कि प्रादेशिक विजय तथा भारतीय राजस्व, जो यहाँ का जो इनकम भारत में, ठीक है, जो इनकम थे यहाँ के लोगों का नियंत्रण स्थापित करने के बाद, जो उसके रोजगार पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को क्या महसूस हुआ कि उनका एक सांस्कृतिक लक्ष्य, जो हमारे देश में एक विशेष सांस्कृतिक रीति रिवाज, रहन सहन, कला कृति, अरे अपना जो संस्कृति है उस पर जो लक्ष्य था, क्या, देसी लोगों को सभ्य बनाना और यहाँ के लोगों को सभ्य बनाना। ठीक है, तथा उनके रीति रिवाज, रहन सहन, जीवन व्यतीत करने का तौर तरीका, बोल चाल, अपना पर्व त्योहार फेस्टिवल, किसी भी तरह का माध्यम से वो सांस्कृतिक लक्ष्य में परिवर्तित करना भी है और उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करने के बारे में सोचा। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जिनकी प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने, भारतीय भाषाओं में महारत हासिल करने तथा फारसी की रचना का अंग्रेजी अनुवाद करने में अभिरुचि थी। तो बहुत सारे अंग्रेज कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ जिनकी प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने, यानी हमारे देश के जो विरासत के रूप में, यानी हम लोगों का देश का जो पुराना पहचान था, ठीक है, उसको खोजने, भारतीय भाषाओं में महारत हासिल करने, ठीक है, यानी भारत में जितने भी तरह का भाषा चलता था हम लोगों का, दक्षिण भारत की ओर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर पश्चिमी तरफ हम देखें महाराष्ट्र, मतलब मराठी, गुजराती, फिर राजस्थानी तरफ अलग अलग जो राजस्थानी भाषा होता है। ठीक है, फिर मध्य भारत में जैसे हिंदी था, फिर पूर्वी भारत में हम लोग देखे हिंदी, फिर असम इधर हिंदी था, पूरा उत्तर भारत हम लोगों का हिंदी था, फिर पाली, संस्कृत, यहाँ जितने भी तरह का भाषा चलता था भारत में, इन सभी भाषाओं पर क्या विशेष रूप से अध्ययन करके इसको सीखने तथा फारसी की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद, तथा फारसी एक भाषा है उसकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद करने में भी अभिरुचि रखते थे, वो विशेष रुचि रखते थे। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, कुछ कुछ अंग्रेज। ऐसा ही एक व्यक्ति था विलियम जोन्स। ठीक है, एक विलियम जोन्स था, ठीक है, जो पेशे से तौर पर विविध विशेष विधि विशेष था, परंतु एक भाषाविद भी था। ठीक है, एक विलियम जोन्स अंग्रेज था। ठीक है, तो ऐसा ही एक व्यक्ति था, कौन? विलियम जोन्स, नाम याद रखो। ठीक है, जो पेशे से तो विधि विशेषज्ञ था। ठीक है, पेशे से एक विधि विशेषज्ञ, यानी विधि मतलब नियम कानून बनाने वाले विशेषज्ञ था, परंतु एक भाषाविद भी था। ठीक है, जोन्स ने यह अनुभव किया कि उस समय कलकत्ता में रहने वाले अनेक अंग्रेज अधिकारियों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था। ठीक है, तो वो विलियम जोन्स जो था उसको क्या अनुभव हुआ कलकत्ता में जाने के बाद, कि उस समय कलकत्ता में रहने वाले अनेक अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज कम मात्रा में रहते थे, उन अंग्रेजी अधिकारियों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, जो है भारत में जो चलने वाली जो संस्कृति थी के प्रति गहरा सम्मान था। इस प्रकार के व्यक्ति में थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक एवं नेथेनियल हेलहेड, जो भारत वर्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है, तो कौन कौन अंग्रेज थे इस प्रकार व्यक्तियों में थे? कौन कौन? याद रखना नाम को। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे? वो व्यक्ति था हम लोगों का, देखो, हेनरी थॉमस कुलब्रुक और नेथेनियल हेलहेड। ठीक है, जो भारत के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखते थे, यहाँ पर नज़र रखे हुए थे। उनके साथ मिलकर जोन्स ने, ठीक है, कौन? उनके साथ मिलकर, ये दोनों व्यक्तियों के साथ, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हेलहेड के साथ मिलकर विलियम जोन्स, ठीक है, क्या, कौन? विलियम जोन्स ने सन 1784 में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस सोसाइटी की स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी।
स्थापना की। उनके साथ मिलकर विलियम जोन्स और ये दोनों व्यक्ति, ठीक है, तीनों मिल के वो लोग क्या किया, सन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एक मतलब संगठन की, ठीक है। जोन्स ने क्या की, एशियाटिक सोसाइटी, एक समाज, एक जैसे हम लोग का कोई भी ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं, कोई भी एक जैसे हम लोग करते हैं कि बैठक करके एक कुछ भी चीज़ पारित करते हैं, उसी तरह से एक सोसाइटी, एक संगठन को स्थापित किया, ठीक है, स्थापना की, तथा एशियाटिक रिसर्चर नाम से एक पत्रिका भी प्रारंभ की, तथा उसी से रिलेटेड, यानी ये जो एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, यहाँ के संस्कृति के बारे में जानने के लिए एक विशेष सोसाइटी का गठन किया, ठीक है। और उसके साथ साथ एक एशियाटिक रिसर्चर नामक एक पत्रिका प्रारंभ की। कौन, ये तीनों व्यक्ति ने मिलकर, कौन कौन, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हेल्ड ने, ठीक है। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब किया, 1784 ईस्वी में मतलब सोसाइटी का गठन किया, और उसी समय 1784 में ही एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका भी प्रारंभ किया, यानी शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे उसका फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी, एक संगठन जो लोग बनाया था, उस संगठन का यहाँ पर कलकत्ता में है, अभी भी है, याद रखना, ठीक है। आप देखो आगे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रगति की पृष्ठभूमि, तो किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रगति हुई उसका पृष्ठभूमि यहाँ पर दिया। अंग्रेज जब भारत आए उस समय यहाँ पर पारंपरिक शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो गुरुकुल वाले शिक्षा पद्धति थी, ठीक है, कि गुरुकुल जाके बच्चे लोग जमीन में बैठ के शिक्षा पद्धति ये जो था उसके आधार पर ग्रहण करता था। हम लोग जाते, मतलब हम लोग के यहाँ के सभी लोग क्या करते थे, गुरुकुल जाते थे और गुरु के वहाँ जाके गुरु की सेवा करते थे, और वहीं से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो क्या शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। तो ऑब्वियसली है कि हमारे देश में हमेशा से पारंपरिक शिक्षा जो परंपरागत रूप से हम लोगों के यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करते थे, ऋषि मुनियों के द्वारा, जो गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा शिक्षा दिया जाता था, और उसी पद्धति से हम लोग जाके शिक्षा ग्रहण हमारे देश के लोग करते थे, ठीक है। पाठशाला, मदरसे एवं मकतब थे जिनमें अधिकांशतः धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसमें से ज़्यादातर पाठशाला, मदरसे एवं मकबरे, जितने भी तरह, ये पाठशाला किसी भी धर्म आदि के लिए ओपन रहता है, ठीक है। कोई भी धर्म के व्यक्ति, जाति, लिंग के व्यक्ति वहाँ जाके पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी थी जिसमें उन लोगों को प्रचलित, मतलब यहाँ पढ़ने से मना करते थे। फिर देखो मदरसे वाले स्कूल, जो मुसलमान बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल चलाए जाते, वो मदरसे स्कूल, तथा मकतब थे जिनमें अधिकांश तो धार्मिक, और ये सभी में से क्या होता है, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है, यानी धर्म से रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। आज भी हम लोग जैसे मदरसे में जानते हैं कि इस्लामिक धर्म वाले लोग जैसे भी मुसलमान होते हैं, उन लोगों को अपने धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता है। उसी तरह से हम लोग भी देखते हैं बहुत ऐसे सारे स्कूल होते हैं जिसमें हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के बारे में पढ़ाया जाता था। तो उस समय ये सब ज़्यादा पढ़ाया जाता था, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता था, ये पढ़ाया जाता था हम लोगों का, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग देखते थे किस चीज़ को पढ़ाते थे, लोग धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा प्रदान जो हम लोगों का किया जाता था, पाठ्यक्रम में सुधार कर उसे आधुनिक बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो उस समय में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की क्या सुधार नहीं किया जाता था, और आधुनिक प्रयास, यानी जो मॉडर्न युग में हम लोग, जैसे हम लोग आधुनिक भारत में या तो आधुनिक विश्व में जब हम लोग जिस तरह से आदमी का समाज धीरे धीरे विकास हो रहा था, उस परंपरा को वो लोग आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। वो परंपरागत जो पाठ्यक्रम था उसी के आधार पे पढ़ाते थे, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था, ज़्यादातर धार्मिक रिलेटेड चीज़ पढ़ाया जाता, धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जाता था, ठीक है। आधुनिक प्रयास, मतलब आधुनिक
बनाने का प्रयास नहीं किया जाता रहा था, तथा विश्व के अन्य भागों में शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति की कोई जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, और ये भी जानते थे विश्व में जो अलग अलग तरह के इन्वेंशन होते थे, खोज होते थे, उसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने सिलेबस को, जितने भी हम लोगों के गुरुओं थे, आचार्य जी थे, वो सब लोग क्या करते थे कि उसको पढ़ाना और या तो न्यू पाठ्यक्रम में उसको लागू करना ही नहीं चाहते थे, जिससे बच्चा लोगों को आधुनिक जो विश्व के बारे में या आधुनिक भारत के बारे में जितने भी तरह के खोज हुए और उसमें इन्वेंशन हुए, समाज में विकास हुआ, उस सब के बारे में वो क्या रहते थे, अपरिचित रहते थे, और उससे क्या करते थे, उससे वो ज्ञान, वो आधुनिक विश्व के बारे में जो नया नया इन्वेंशन के बारे में खोज होता रहता था, समाज का विकास होता था, उसके बारे में वो अनभिज्ञ ही रहते थे और कोई जानकारी नहीं प्राप्त करते। समाज के कुछ वर्गों ने शिक्षा व्यवस्था में अभिरुचि लेनी प्रारंभ की। ठीक है, समाज के कुछ वर्ग, हमारे देश में बहुत तरह के जो मुख्य रूप से जो समाज, जो हम लोग का जाति के आधार पे बांटा हुआ है, ठीक है, उन सब में कुछ कुछ ऐसे जो वर्ग थे, ठीक है, जो हायर वर्ग के थे, शिक्षा व्यवस्था में अभिरुचि लेनी प्रारंभ की थी। ठीक है, यानी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करने में रुचि लेने लगा था तथा एक अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, हमारे देश में जितने भी तरह का कोई है, व्यवसायिक वर्ग, इस्लामिक धर्म प्रचारक था, भारतीय समाज सुधारक थे, व्यवसायिक वर्ग थे, फिर हम लोग देखते हैं अंग्रेजी सरकार के, ये जो प्रमुख रूप से मुख्य वर्ग में बांटा हुआ था, इन सभी वर्गों में क्या करते थे, प्रारंभिक से मतलब अभिरुचि प्रारंभ करने की तैयारी कर चुके थे। ठीक है, महसूस, इन सभी वर्गों में एक बात समान थी, और ये जो जितने भी तरह का हम लोगों का जो वर्ग थे, ठीक है, समाज में, इन सभी का एक चीज कॉमन था, क्या था कि सभी शिक्षा के मूल रूप में तो परिवर्तन चाहते थे, यानी शिक्षा का जो पारंपरिक तरीका था जिसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाता था, उसको चेंज करने का, यानी परिवर्तन चाहते थे सभी वर्ग के लोग। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक भी लोग चाहते थे, चाहे भारतीय किसी भी जो समाज सुधारक थे, किसी भी प्रकार के हम लोगों का भारत के जो समाज सुधारक थे, ठीक है, वो लोग भी, और व्यापारिक वर्ग भी, और अंग्रेज सरकार भी। ठीक है, तो परिवर्तन चाहते थे, यानी सभी को शिक्षा का मूल रूप में जो परिवर्तन चाहते थे, ये सबका कॉमन था। ठीक है, इन सब के लिए भिन्न भिन्न थे। ठीक है, अब देखो यहाँ ईसाई धर्म प्रचारकों का विश्वास था कि वो आधुनिक शिक्षा भारतवासियों की अपने धर्म से आस्था को कम कर देगी तथा वो ईसाई धर्म को और प्रवृत्ति होंगे। तो ईसाई धर्म प्रचारकों का ये विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, वो भारतवासियों को अपने भारतवासियों को क्या, भारतवासियों को अपने भारतवासियों को अपने धर्म से आस्था को कम कर देगी। ठीक है, यानी इन प्रचारकों का मुख्य क्या सोच था, ये ये सोच था कि वो जो अपने धर्म से आस्था को कम कर देगी, यानी अपने धर्म के प्रति जो विश्वास था, ठीक है, भरोसा था, वो आस्था को कम कर देगी। ये ईसाई प्रचारकों का प्रमुख मत था। ठीक है, और वे ईसाई धर्म को और प्रवृत्ति हो जाएंगे, और इस प्रकार से क्या करते कि भारतीय जितने भी लोग थे अपने धर्म की आस्था को कम कर देगी, और धीरे धीरे वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और उस धर्म को अपनाने लगेंगे। ये उन लोगों का अपना जो धर्म था, ईसाई धर्म प्रचारकों वो चाहते थे कि, क्या चाहते थे कि आस्था को कम कर देगी तथा वो ईसाई धर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाएंगे। ठीक है, यानी भारतीय का जो अपना आस्था था अपने धर्म के प्रति, उसको कम करके किसकी ओर, ईसाई धर्म की ओर प्रवृत्ति यानी अग्रसर हो जाएंगे। ये उन लोगों का अपना विश्वास था। ठीक है, दूसरा, भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, तुम लोग बहुत सारे समाज सुधारक, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब क्या थे, भारतीय समाज सुधारक थे। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल में देखो एक ही को समाज सुधारक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या, भारतीय समाज सुधारक में जैसे राजा राम मोहन राय, और बहुत सारे समाज सुधारक थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती भी थे, केशव चंद्र थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ऐसे अनेक बहुत सारे जो समाज सुधारक थे। ठीक है, तो वे लोग क्या करते थे, उन लोगों को विश्वास था क्या थे कि सती, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो जाएगा। तो ये समाज सुधारक का प्रमुख मत क्या था कि जब तक
समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, इस तरह का जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, ठीक है, जात पात, ठीक है, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो भेदभाव कम होगा, ये सब किसके आधार पे होगा? आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही ये सब कम हो पाएगा। ये सभी इन लोगों का मत था। व्यापारिक वर्ग, आधुनिक व्यापारिक वर्ग का क्या मत था? देखो, आधुनिक शिक्षित भारतीयों के माध्यम से अंग्रेजी बाजारों के विस्तार की अपेक्षा करता था, ठीक है। तो व्यापारिक वर्गों का उद्देश्य प्रमुख था कि आधुनिक शिक्षा के द्वारा भारतीयों के माध्यम से, जो आधुनिक शिक्षित भारतीयों के माध्यम से, यानी जो भी हम लोगों का जो मॉडर्न एजुकेशन होगा, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या अंग्रेजी बाजारों की विस्तार अपेक्षा करता था, वो लोग आशा करते थे। कौन? व्यापारिक वर्ग लोग, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट में क्या है? अंग्रेज सरकार ने उपयुक्त तीनों वर्गों के प्रभाव के कारण स्वयं भी आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने की आवश्यकता को महसूस किया। और अंग्रेज सरकार ने भी क्या महसूस किया? ये जो तीनों प्रकार का जो सामाजिक वाला ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म प्रचारकों, भारतीय समाज सुधारकों और व्यापारिक वर्ग, तीनों को देखने के बाद उसको ये पता चला या ये अनुभव हुआ कि आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने की आवश्यकता को महसूस किया कि ये सब आधुनिक शिक्षा यदि लागू कर देते हैं तो हम लोगों का बहुत विकास होगा, ठीक है। इसको लोग महसूस किए। इस विचार के मूल 3 कारण थे। क्या क्या प्रमुख कारण था? देखिए, ओ में दिया हुआ है, सुशिक्षित एवं योग्य भारतवासी नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। यानी सुशिक्षित, अच्छा शिक्षित एवं योग्य भारतवासी, यानी जो एलिजिबल भारतवासी थे नागरिक, एवं न्यायिक प्रशासन, या जो अच्छा ढंग से प्रशासन के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा, यानी अच्छा ढंग से शासन व्यवस्था चला सकते हैं यदि वो लोग शिक्षित होंगे तो। ब में, शिक्षित भारतीयों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के परिणाम स्वरूप प्रशासन पर खर्च का बोझ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तथा भारतवासियों के ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों का दूसरा पॉइंट क्या था? शिक्षित भारतीयों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करके। तो देखो, अंग्रेज सरकार का मोनोपोली क्या था कि जो भी शिक्षित भारतीय होंगे उसको कुछ कुछ अंग्रेजी पोस्ट में, यानी जो अंग्रेज सरकार का मतलब अंग्रेज सरकार का जो भी पोस्ट थे उस पर उसको नियुक्ति करना, ठीक है, करके उसको परिणाम स्वरूप प्रशासन पर खर्च का बोझ कम कर देगा, ठीक है। यानी किसी भी तरह का उसको रोजगार, नौकरी के तौर पर उसको पोस्ट पे रखना, तथा भारत के ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति को सुनिश्चित हो जाएगा। और उसका सोच देखो, नौकरी की, जैसे वो नौकरी दे देगा उसको सोर्स ऑफ इनकम कमाई होगा, अपना रोजी रोटी अच्छा ढंग से चलेंगे, जिसके कारण वो अंग्रेज सरकार का गुणगान करेंगे। ये उन लोगों का सुनिश्चित हो जाएगी स्वामी भक्ति, यानी अंग्रेज सरकार का गुणगान करना ही उसका स्वामी भक्ति बढ़ जाएगी ना, अंग्रेज सरकार के प्रति क्या होगा? श्रद्धा बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा, आधुनिक शिक्षा भारत की जनता को अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने में मदद देगी। तो देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य और एक था कि अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने में मदद देगी, ठीक है, यानी सहायता देगी। ये ही लोग अंग्रेज विजेताओं तथा उसके प्रशासक के प्रशंसक बनकर उसकी गौरव गाथा गाएंगे, ठीक है। तो जैसे आधुनिक शिक्षा का और एक उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार को स्वीकार करके अंग्रेजी सरकार का गुणगान करना, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ देखो, एक है हम लोगों का आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, किस तरह से हम लोग देखें किस तरह से हुआ, ये देखो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ में शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी अब तक कंपनी ने पूर्णतः उपेक्षा की हुई थी, 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। कौन कौन? पहला, 813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, 813 ईस्वी में एक चार्टर्ड एक्ट की स्थापना किया गया, जिसमें विद्वान भारतीयों तथा आधुनिक विज्ञानों को प्रोत्साहन देने की नीति का समावेश किया गया, ठीक है। एक चार्टर्ड एक्ट गठन किया गया, ठीक है, जिसमें क्या किया पता है कि एक्ट में विद्वान भारतीयों, एक्ट में क्या, विद्वान भारतीयों तथा आधुनिक विज्ञानों को प्रोत्साहन देने की नीति का समावेश किया गया, ठीक है, यानी प्रोत्साहन देने की नीति को समावेश किया गया, उसमें शामिल किया गया। इस एक्ट ने शिक्षा के प्रसार पर खर्च करने के लिए, इस एक्ट ने शिक्षा के प्रचार के खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया, याद रखो, ये कितना देते थे उस एक्ट के थ्रू? कौन सा एक्ट? चार्टर्ड एक्ट के थ्रू
शिक्षा के प्रसार के लिए कितने लाख रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान किया गया? 1 लाख रुपया। ये पूछेगा, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट में शिक्षा के प्रसार के लिए वार्षिक कितने राशि प्रावधान किया गया था, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ठीक है, तो कितना? 1 लाख रुपया। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में चाहे छोटी ही सही एक शुरुआत की गई। ये छोटी छोटी ये सही वो लोग एक शुरुआत करने का निर्णय लिया, ठीक है। दूसरा, एल्फिंस्टन ने, ठीक है, एल्फिंस्टन ने वर्ष 1823 में की गई अपनी टिप्पणी, ठीक है, मिनट्स ऑफ 1823, क्या किया था एल्फिंस्टन ने 1823 में? क्या किया था? मैं अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञानों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया, ठीक है। एल्फिंस्टन ने, एल्फिंस्टन जो ये अंग्रेजी व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, वो क्या किया 1823 ईस्वी में, ठीक है। 1823 ईस्वी में क्या किया? एल्फिंस्टन ने वर्ष 1823 ईस्वी में की गई अपनी टिप्पणी, कुछ एक टिप्पणी अपने पॉइंट आउट किया था, उसमें लिखा था मैं अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा के लिए, अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया। किसके थ्रू? ये 1823 में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान के लिए कब जोर दिया गया? 1823 ईस्वी में। किसने किया था? एल्फिंस, ठीक है, दिया गया। उन्होंने बम्बई में एक ऐसे स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव किया जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ठीक है। तो देखो उसका प्रमुख उद्देश्य था कि वो स्कूल स्थापना करना और वहां पर अंग्रेजी पढ़ाया जाए। देखो यहाँ पर इसका चित्र भी दिया हुआ है। एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना किया गया और उसमें मुख्य रूप से क्या किसकी पढ़ाई जाए? उस कॉलेज में एल्फिंस्ट ने इतना ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा एवं यूरोपीय विज्ञान के लिए स्कूल खोला, कॉलेज खोला, ठीक है। उन्होंने बम्बई में एक ऐसे स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव किया जहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ठीक है, तथा इतिहास, भूगोल एवं विज्ञान आदि विषय भी अंग्रेजी भाषा में माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। और उसका उद्देश्य यही था कि वह उस स्कूल में उस समय जो जितने भी कॉलेज या स्कूल खोलने थे उसमें से जितने भी तरह का, जैसे कौन कौन सब्जेक्ट अंग्रेजी तो पढ़ाई जाए वो तो कॉमन था, साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि विषय को भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। उसका प्रमुख उद्देश्य यही था, ठीक है, कि किसका? एल्फिंस्टन का प्रमुख उद्देश्य वही था, आदि विषय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। सन 1833 में उन्होंने ऐसा ही एक स्कूल पुणे में खोला। सबसे पहला स्कूल कहाँ खोला था? मुंबई में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एल्फिंस्टन ने अपना पहला स्कूल कहाँ खोला था? बम्बई में, ठीक है, यानी आज का मुंबई में। और दूसरा दूसरा कहाँ खोला था? वो भी कब? वो 1823 में और ये 1833 में, ठीक है। ये 1833 में कहाँ खोला था? पूना में। वो देखो 1823 में, ठीक है, बम्बे में। और ये कहाँ खोला था? ये पूना में, ठीक है। ये देखो 1833 में पुणे में खोला, ठीक है। सन 1834 में उन्होंने बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज प्रारंभ किया, ठीक है। तो पहला जो उसने खोला था स्कूल, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए या यूरोपीय विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो पहला स्कूल वो खोला था वो बम्बे में खोला था, ठीक है। कब? 1823 में, ठीक है। फिर अपना दूसरा स्कूल खोला वो 1833 ईस्वी में पूना में, और तीसरा 1834 ईस्वी में बम्बई में ही एल्फिंस्टन कॉलेज प्रारंभ किया, ठीक है। पहले स्कूल खोला, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉलेज में परिवर्तित किया, ठीक है। तो देखो यानी 1823 में पहला स्कूल बम्बे में खोला, दूसरा स्कूल 1833 ईस्वी में पूना में खोला, और तीसरा जो 1834 में खोला वो कॉलेज था एल्फिंस्टन कॉलेज जो बम्बे में, ठीक है। इस समय तक अंग्रेजी के अध्ययन की मांग बहुत बढ़ गई थी तथा अंग्रेजी की पुस्तकों की बिक्री भी बड़ी संख्या में होने लगी। ये सब खोलने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी पुस्तक तथा का जो क्रेज था बिकने का, पढ़ने का, वो बढ़ चुका था, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने
भी लोगों को अपने धर्म के परिवर्तित करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए। उसके बाद ये जैसे ही देखने लगे कि अंग्रेज लोग अपना शिक्षण संस्थान खोलने लगे, तो ईसाई धर्म प्रचारक करने वाले लोग भी क्या किया, अपने विभिन्न कॉलेज, इंस्टीट्यूट, संस्थान खोलने लगे और अपने धर्म में परिवर्तित करने लगे। ठीक है, अब देखो एंग्लोवादियों एवं प्राच्यवादियों के बीच वाद विवाद। ठीक है, एंग्लोवादी जो अंग्रेजी शिक्षा वाला, जो चार्टर्ड एक्ट 1813 वाला, तो जान ही रहे, और प्राच्यवादी जो पुराने परंपरागत वाले व्यक्ति, पुराने सोच रखने वाले व्यक्ति में क्या वाद विवाद, क्या डिबेट हुआ। सन 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा जिस धनराशि का प्रावधान किया गया था, ठीक है, सन 1813 में जो एक चार्टर्ड एक्ट की स्थापना किया गया था, उसमें जिस धनराशि का प्रावधान किया गया था उसको 1823 ईस्वी तक छुआ भी नहीं गया। ठीक है, जो भी राशि किया गया था उसको किसी भी तरह का इसका प्रयोग नहीं किया था। इस भी शिक्षा के माध्यम के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को केंद्र बिंदु था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो अथवा अरबी एवं फारसी। ठीक है, तो उसमें विवाद क्या हुआ, उसका प्रमुख विवाद ये था, इस विवाद का केंद्र बिंदु था, मुख्य बिंदु था क्या, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, अरबी या फारसी। ये अपने आप में उन लोगों का मतभेद होने लगा। ठीक है, एंग्लोवादी इस बात पर दृढ़ थे। ठीक है, यानी एंग्लोवादी किस बात का दृढ़ थे कि समस्त शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो एंग्लोवादी लोग, अंग्रेज लोग, एंग्लो इंडियन जो अभी हम लोग बोलते हैं ना, वही एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज जमाना का, यानी अंग्रेज का ही उन लोग का जो वंश है, अंग्रेज का जो अपना वंश था, उसी वंश से रिलेटेड, उसी डायनेस्टी से रिलेटेड व्यक्ति का सोच, यानी अंग्रेज लोग ये सोच रखते थे, एंग्लोवादी लोग यानी अंग्रेज लोग वो सोच रखते थे, क्या रखते थे, समस्त शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। देखो, समस्त शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जानी चाहिए, ये एंग्लोवादियों का कहना था, यानी अंग्रेज लोगों का कहना था। जबकि प्राच्यवादी प्राच्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षण पर बल देते रहे। ठीक है, लेकिन प्राच्यवादियों का कहना है कि जो हमारे देश का प्राचीन भाषाएं हैं, ठीक है, संस्कृत हो, हिंदी हो, पाली हो, इस सब भाषाओं से शिक्षा के बारे में ये लोग अपने बारे में जोर देते थे, जबकि एंग्लोवादी लोग अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देते थे, जिसके कारण दोनों के बीच में, प्राच्यवादी और एंग्लोवादियों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गए। इस विवाद का समाधान करने के लिए, ठीक है, इस विवाद का समाधान करने के लिए जो उसका उद्देश्य क्या था, इस विवाद का समाधान करने का उद्देश्य से सरकार ने एक समिति नियुक्ति की गई। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में जो क्या क्या एंग्लोवादियों, ठीक है, एंग्लोवादियों और प्राच्यवादियों का जो विवाद हुआ, इस विवाद को खत्म करने के लिए सरकार, इसको समाप्त करने के लिए सरकार, इस विवाद को समाधान करने के लिए सरकार का एक उद्देश्य से सरकार ने एक समिति नियुक्ति की। क्या समिति नियुक्ति की, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड मैकाले, ठीक है, उसको करने के लिए सरकार ने उस विवाद को ही समाधान करने के लिए एक समिति, एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, उसमें काफ़ी विचार विमर्श करके लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के मैकाले-मिनट द्वारा इस विवाद का समाधान हुआ। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, एक मैकाले-मिनट द्वारा इस विवाद को समाधान हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले का कुछ विचार विमर्श था, उसके द्वारा